नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारत की जो संसद की नई इमारत है, बिल्डिंग है, उसमें जो अशोककालीन जो एक मैप था, भारत था, उसके जो चित्र लगाया गया है, उसमें नेपाल में कुछ अतिवादी लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। और वो हरकतें ऐसी हैं कि जो किसी भी मामले पर या किसी भी स्तर पर वो सराहनीय नहीं कही जा सकती। और इसका मुझे लगता है कि नेपाल के भी बहुत संख्यक लोग उसका विरोध करते हैं। उसमें यह है कि नेपाल के एक मेयर हैं बालेन्द्र शाह। उन्होंने अपने जो कार्यालय है उसमें ग्रेटर नेपाल करके एक मैप लगा दिया गया है। और उसके बाद देखिए गजब कि उनकी पत्नी बीमार हुई, जिस भारत के खिलाफ उन्होंने वो लगाया, वो अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने उसी भारत में बंगलौर आ गए। अब ऐसे लोगों का क्या करें? ऐसे लोगों पर दया आती है। इसी पर मैं विस्तार से बताऊंगा आपको, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यानी संपादकीय न्यूज को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो नेपाल में एक छोटा सा वर्ग है, बहुत बड़ा नहीं, और खासतौर पर जो चीन के समर्थक हैं, जिसमें केपीएस ओली जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी उस चित्र पर जो भारत की संसद पे लगी है, वो भी आधा चित्र दिखता है, वो पूरा भी नहीं दिखता, उस पे उन्होंने एक आपत्ति दर्ज की है। और वो कहते हैं कि इसमें नेपाल को भारत का हिस्सा दिखाया गया, जबकि कहीं पर भी उस नक्शे में भारत भी नहीं लिखा गया है। एक जो भरत खंड है वो अवश्य दिखाया गया है। और यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो पहले ही कह चुके हैं कि ये जो नक्शा है या जो चित्र दिख रहा है वो अशोककालीन भारत का नक्शा है, यानी आज का जो भारत है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि हम उस भारत की बात करें तो उस भारत में तो आज का पाकिस्तान भी है और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का भी था और नेपाल भी है, और ये सब उसमें शामिल थे। नेपाल का बड़ा हिस्सा था। और इस सच्चाई को कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात से कि नेपाल राष्ट्र का नाम जो आया है या जो नेपाल बना है, वास्तव में जो एक देश वो है। सभी जानते हैं कि नेपाल का जो हिस्सा था, जिसको नेपाल कहते हैं काठमांडू घाटी, उसी में जो 3 राज्य थे, ललितपुर और वगैरह, जो 3 राज्य थे वही नेपाल कहलाते थे। और पृथ्वीनारायण शाह ने जब 18वीं सदी के अंत में नेपाल का एकीकरण किया था, तो उन्होंने पूरब की तरफ भी बढ़े और पश्चिम की तरफ भी। और ये सत्य है कि उन्होंने गढ़वाल, कुमाऊं और आगे कुछ हिस्सा नेपाल का यानी सतलज तक अपने नियंत्रण में ले लिया था। और इसी तरह वो पूरब में सिक्किम तक चले गए थे, दार्जिलिंग, सिक्किम, ये सब उन्होंने हिस्से में आ गया था। इसके अलावा कुछ मैदानी क्षेत्र भी ले लिया था। बिल्कुल ये सत्य है, परंतु सत्य यही नहीं है, सत्य इसके आगे भी है। क्योंकि जब युद्ध होते हैं तो कौन कब किसके हिस्से में है वो उनका जंग था। लेकिन अंग्रेजों के साथ जब वो 1815 का युद्ध हार गए, उसमें उनके हाथ से गढ़वाल भी निकल गया, कुमाऊं भी निकल गया, हिमाचल का भी निकल गया, सिक्किम में निकल गया, दार्जिलिंग भी निकल गया। यानी नेपाल की जिस सीमाएं बांध दी गई थी वो पश्चिम में काली नदी जो पिथौरागढ़ और चंपावती क्षेत्र को बांटती है वहाँ पे, और पूर्व में तीस्ता नदी, यानी तीस्ता और काली नदी के बीच में जो नेपाल था, वो उस युद्ध में जब वो हार गए थे गोरखा अंग्रेजों से, तो वो उनकी सीमाएं थी। तो आप किस सीमा को मानोगे? यदि हम ये इस बात को नहीं मानते हैं, यदि ग्रेटर नेपाल की बात करते हैं, तो उनको एक और सत्य भी समझना चाहिए कि जो पश्चिमी नेपाल का हिस्सा है, जैसे सूर्य पश्चिम में कर्णाली तक का क्षेत्र, वो कभी उत्तराखंड के कतियूर राजाओं का हिस्सा था। कतियूरियों के वहाँ के राजवंश के जो वहाँ 24 और 22 राज्य जो कहे जाते हैं, जुमला, यहाँ पे सब ये जो क्षेत्र है, जो बाद में मल, रैका इस तरीके से लिखते थे, वास्तव में ये खासी थे और कतियूरी राजवंश से इनके परिवार से जुड़े थे। कतियूरों का जब साम्राज्य अंत में बिखर भी रहा था, तो 8 राजकुमारों ने वो हिस्सा बट गया था। और उसमें जो नेपाल का सुदूर पश्चिम का इलाका है, उसमें यही कतियूरों का राज था। और जो कंचनपुर की जो ब्रह्मपुर मंडी है, वो ब्रह्मदेव जो अंतिम समय के राजा थे कतियूर के, उन्होंने बसाई थी। तो ये पश्चिम का पूरा इलाका तो उत्तराखंड का था देखा जाए तो। यदि नेपाल के कुछ लोग यदि ये दावा करते हैं, हालांकि मैं निजी तौर पर कहता हूँ कि हम लोग नेपाल की जो सीमाएं हैं उनका सम्मान करते हैं। नेपाल का अलग देश है,
अस्तित्व है, हम इसको सम्मान करते हैं। परंतु यदि इस तरह की ऊंची हरकतें ये करेंगे तो उनका ये जवाब मैं दे रहा हूँ कि ये जो सुदूर पश्चिम और कर्नाटक तक का क्षेत्र था, ये वास्तव में उत्तराखंड के कथीरू का हिस्सा था। तो ये इनको सच्चाई माननी चाहिए कि जब युद्ध में, जिस युद्ध में ये हार गए, उस युद्ध में वही सीमाएं लास्ट होती हैं। और यदि हम पहले की बात करें तो नेपाल राष्ट्र नाम का कोई राष्ट्र था ही नहीं। पृथ्वीनारायण शाह से पहले तो कोई नेपाल का ऐसा कॉन्सेप्ट था ही नहीं। उन्होंने नेपाल की सीमाओं को बढ़ाया था, बस इतना भर है। और अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ ये जो 3 स्टेट थे, बफर स्टेट छोटे 3-4 स्टेट, इसमें सिक्किम भी था, भूटान भी और नेपाल, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोटे थे कि वो सीधे चीन से भिड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने बीच में स्टेट, बफर स्टेट छोड़ दिए थे, क्योंकि यदि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चीन पहले इनके माध्यम या इनसे भिड़ेगा। अदरवाइज चीन या इनसे जो युद्ध था वो टालना चाहते थे अंग्रेज, और उनका इससे ज़्यादा कोई उनकी इच्छा भी थी, स्वार्थ भी यही था उनका। और फिर उनको वहाँ से जो चाहिए था, पहाड़ों से, नेपाल से उनको सैनिक मिलने लगे थे गोरखा रेजिमेंट में, तो उनको ज़रूरत नहीं लगी थी। इसलिए बहुत कुछ नेपाल के लोगों को ये समझना चाहिए कि उसका अस्तित्व कैसे रहा था। और फिर ये भी बात आती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में जो वहाँ के राजा थे, जो उन दिनों राणाओं ने जब कब्जा कर लिया था भारत में, तो खुद ही कह रहे थे कि इसका विलय कर दो। नेपाल का वो विलय चाहते थे भारत में, तो खैर भारत नेहरू जी ने उसको छोड़ दिया था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इनको कूदना नहीं चाहिए। और यदि सीमाएं इस तरह की बात होंगी तो ये आगे तक की हम बात करेंगे, तो ये नेपाल का जो है उसका था, हिस्सा था, जो खसों का, ये वैसे खस देश था, खस देश कहते हैं इस पूरे क्षेत्र को, खसान। इसी तरह के पूरब की हम बात करें तो वो किरातों का क्षेत्र था। किरात, लिम्बू, राय लिम्बू, तमांग, ये जो थे, ये आज भी वो कहते हैं कि ये हमारा क्षेत्र था। तो इस तरह के नेपाल भी इस तरह की बात करें तो फिर वहाँ राय लिम्बू, तमांग भी इस बात को उठाएंगे कि उनका जो लिम्बुआन क्षेत्र था उनको पृथ्वीनारायण शाह ने अपने कब्जे में लिया था। इसलिए नेपाल के लोगों को इस तरह के हरकतों से बचना चाहिए जो ये बालेंद्र शाह ने की है। और भी लोग हैं, एक KPS ओली हैं, उजूल फुजूल की बात करते हैं, खुद चीन की गोदी में बैठते हैं, लेकिन जब कोरोना से उनको भय लगता है तो चीन की वो दवा नहीं ली थी, उनका जो टीका लिया था वो भारत का लिया था। इसलिए ओली को भी ये समझ लेना चाहिए। खुद उनके प्रधानमंत्री जब यहाँ थे, पुष्प कुमार दहल आए, तो उन्होंने बात यहाँ जब की, उन्होंने मुद्दा उठाया तो उनको साफ तौर पर बता दिया कि भारत का नक्शा नहीं है, ये तो अशोककालीन चित्र है। और अशोककालीन तो वो पूरा क्षेत्र भी अशोक के कब्जे में था। लिच्छवी जो वंश था उन्हें, वही तो बाद में ये जो नेवार क्षेत्र है उनका भी वहाँ राज था। ये इस चीज़ को आप कैसे बोलोगे? तो खैर, नेपाल के लोगों से यही बात करनी है कि ये जो नक्शा है उस पर ज़्यादा मत उसे दिखाया कीजिए। बहुत से लोग ग्रेटर नेपाल करके उत्तराखंड और पूरा पे सिक्किम तक का हिस्से को अपना दिखाते रहते हैं, और आगे पूरब में भी और कुछ यूपी बिहार के क्षेत्रों को भी। लेकिन सत्य ये है कि जब लास्ट की जो संधि हो गई थी, सिंगौली संधि, उसमें जो नेपाल की सीमाएं बांध दी गई थी वही नेपाल की सीमाएं हैं। ये सत्य उनको मान लेना चाहिए। और ये सत्य भी समझ लेना चाहिए कि भारत की जो संसद की नई इमारत बनी है उसमें वो भारत का नक्शा नहीं है, बल्कि अशोककालीन भारत है। तो यही कहना था। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में आपसे लिखें, और इस चैनल को, संपाद न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।